Hello everyone and welcome to AJ classes. Today, as you can see from the screen, we have come up with GST. We all know the full form of it, but instead I have placed it on the right hand side. You can see goods and services taxes. We came across this word when the Modi government came into force. Okay, so GST is nothing but a tax, a type of tax. Okay, previously for ICSE students it was VAT, value added tax. During our time it was VAT, to be honest with you all. This is the first time I have come up with this type of tax, so I have studied a little bit and I want to share my view or whatever information I have. I want to share with you all so that it becomes very easy for you to understand how to solve these type of questions or what does GST wants. Okay, before starting, let's just see what CGST, SGST, these are the terms that will be used to solve this GST problems. Okay, हम लोग ICSE के क्लास 10 के ही सम्स जो कि ML अग्रवाल में प्रेजेंट है उन्हीं को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. बट फर्स्ट अंडरस्टैंड करिए कि CGST क्या हो रहा है. मुझे पता है कि थोड़ा ये इंट्रोडक्शन पोर्शन हो जा रहा है, बट अगर इंट्रोडक्शन नहीं कराएंगे तो डायरेक्ट अगर हम लोग सम्स में उतरते हैं तो दिमाग से जस्ट बाउंसर हो जाएगा, इसलिए ठीक है. तो CGST एज यू कैन सी, टैक्स कलेक्टेड बाय सेंटर. C से हमारा सेंटर हो रहा है ना. SGST हो रहा है टैक्स कलेक्टेड बाय स्टेट. एंड देन देयर इज इंट्रा स्टेट एंड देन देयर इज़ अ इंट्रा स्टेट. वेरी मतलब बहुत ही इंफॉर्मेटिव है ये दोनों के दोनों. अगर हम लोग मीनिंग नहीं समझेंगे कि किस वाले को क्या बोलते हैं तो हम लोगों को काफ़ी डिफ़िकल्टी होगा सम सॉल्व करने में. एंड देन देयर इज़ अ थर्ड ब्रैकेट ऑन द टॉप विच सेज दैट IGST, इंटीग्रेटेड GST. तो इंटीग्रेटेड GST कुछ नहीं है, वो सिंपली सेंट्रल पे जाने के लिए GST होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड GST. तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं. अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो हम तमाम क्लास 10 के स्टूडेंट्स को बोलेंगे कि आप इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके फैलाएं, और आई विल गिव माई बेस्ट वॉट एवर नोट्स पॉसिबल, वॉट एवर सैम्पल पेपर पॉसिबल, वी विल ट्राई टू सॉल्व इट. बिकॉज स्कूल में या क्लास में हम लोगों को उतना टाइम नहीं मिल रहा है. 40 मिनट्स इज़ नॉट गुड इनफ. एंड फिज़िक्स क्लास सिर्फ 2 दिन हो रहा है या 2 टाइम हो रहा है. तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये एक अच्छा मीडियम है ताकि हम लोग आपस में सही से, मतलब मैं एटलीस्ट आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन दे सकूं जो कि मेरे पास मौजूद है ब्रेन में, और आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मार्क्स ला सकें. ठीक है, सो बेनिफिट ऑफ डाउट. अब हम लोग अपना वीडियो को शुरू करते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंटर स्टेट लिखा है और एक जगह लिखा हुआ है इंट्रा स्टेट, है ना. सो इंट्रा स्टेट का मेन मीनिंग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और काफ़ी इजी भी होता है. जो हम लोग बिल, जितने सारे बिल्स पे करते हैं रेस्टोरेंट में या फिर मूवी स्टॉल में या कहीं भी, तो वहाँ पर ज़्यादातर टाइम पे इंट्रा स्टेट ही यूज़ होता है, जिसमें स्टेट GST एंड CGST, सॉरी बेग योर पार्डन, CGST, ये दोनों जो है हाफ हाफ में कट जाते हैं. जैसे कि अगर हमारा इंट्रा स्टेट GST होता है 12%, जस्ट सपोज करिए, तो 6% स्टेट को जाएगा, 6% सेंट्रल को जाएगा. ये होता है इंट्रा स्टेट. इंट्रा स्टेट का अगर हम लोग मीनिंग बताएं, मतलब कि एक जस्ट गो थ्रू के तरह, मतलब ताकि आप समझ पाएँ कि इंट्रा स्टेट का मीनिंग क्या हो रहा है, तो वो होता है कि स्कूल के अंदर, जैसे कि आप सपोज करिए कि आपके स्कूल में काफ़ी हाउसेस है. हमारे स्कूल में जब सेंट थॉमस में मैं पढ़ता था, कैमरन हाउस, वेस्टकॉट हाउस, वाइस हाउस, ये सब कुछ नाम है फॉरेन आदमियों लोग के या फिर कुछ ग्रीक माइथोलॉजिकल को, उसमें जाने का ज़रूरत नहीं है. वापस आते हैं हम लोग. तो इंट्रा माने हो रहा है कि व्हेन देयर इज़ अ कंपटीशन इन बिटवीन, मतलब कि एक ही स्टेट में जब होता है, अगर बायर जो ख़रीदने वाला है और सेलर जो बेचने वाला एक ही स्टेट से बिलोंग करता है, मतलब बंगाल में ही है तो बंगाल में ही सेल हो रहा है, जब ऐसा कुछ होता है तो उस तरफ जो टैक्स या GST पे होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्टेट GST. ठीक है. एंड दिस इंटर स्टेट GST ये बोल रहा है कि जब हम लोग का सपोज करिए इंटर स्कूल कंपटीशन है,
तो इंटर स्कूल में हमारा गुरु नानक भी पार्टिसिपेट करेगा, स्टडी पार्क भी पार्टिसिपेट करेगा, हो सकता है जिब्रील इंटरनेशनल भी पार्टिसिपेट करे, क्योंकि वो भी ICSE बोर्ड है। तो उस वक्त जब होता है वैसा टाइप का GST जिसमें बायर इज फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेट एंड अ सेलर इज फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेट। सपोज करिए कि आप एक बिजनेसमैन है, जैसे मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं कोलकाता में रहता हूँ, मुझे पंजाब में अपना सामान बेचना है, तो हमारे बीच में जो लेन देन होगा या फिर इनपुट एंड आउटपुट टैक्सेस विच विल बी इन्वॉल्व ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन, उस टाइप के GST को हम लोग बोलते हैं इंटर स्टेट GST। ठीक है, जब बायर एंड सेलर डिफरेंट स्टेट के होते हैं। ठीक है, और इंटर स्टेट GST में ये वाला GST लगता है इंटीग्रेटेड GST, और ये इंटीग्रेटेड GST किसको मिलता है? सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल को मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसके ज़्यादा से ज़्यादा हकदार होते हैं। हमारे इंट्रा स्टेट में दोनों के दोनों होते हैं, मतलब 50-50 होता है, लेकिन कुछ पोर्शन स्टेट को मिलता है, बट इस केस में स्टेट को कुछ नहीं मिलता है। नेक्स्ट जो हमने लिखा है वो है इनपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स किसे कहते हैं? इनपुट टैक्स उस वक्त कहते हैं जब सपोज करिए कि हम लोगों ने कुछ गुड्स परचेज किया, व्हेन, फॉर योर आसानी के लिए मैं थोड़ा लिख भी दे रहा हूँ, व्हेन गुड्स आर परचेज्ड, जब हम लोग गुड को परचेज करते हैं किसी से कोई सामान, जैसे कि ये मार्कर, सपोज करिए एग्जाम्पल फॉर मार्कर, जब मैंने इस मार्कर को ख़रीदा बहुत सारे क्वांटिटी में, एक मार्कर का दाम तो काफ़ी कम है, 25 रुपये है, बट अगर हम एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोगों ने गुड्स को परचेज़ किया तो हमारे पास गुड्स आया, है ना। जब हम गुड्स को परचेज़ किया तो गुड्स हमारे पास आ रहा है, तो जब कोई चीज़ आता है उस वक्त जो टैक्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट टैक्स, व्हेन गुड्स आ रहा है। अब आपके पास आ गया, यू आर अ शॉपकीपर, हाँ, यू आर टेकिंग फ्रॉम अ होलसेलर और अ मैन्युफैक्चरर, लेट इट दैट, ओके। लेकिन अब आउटपुट टैक्स क्या हुआ? जब आप इसी सामान को होल क्वांटिटी में जब आप बेचते हैं, है ना, व्हेन यू आर सेलर, मतलब कि रीसेल वैल्यू जो होता है, रीसेल पर जो टैक्स लगता है, रीसेल, एक तो मैन्युफैक्चरर ने सेल किया था मतलब हमें, बट नाउ वी आर गिविंग इट टू कंज्यूमर, सॉरी, कस्टमर या कंज्यूमर एक ही बात है। तो रीसेल का जो टैक्स लगता है उस वक्त जो टैक्स लग रहा है जब हम लोग गुड्स को बेच रहे हैं, तो उसे कहते हैं हमें आउटपुट टैक्स। होप सो थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ तो थोड़ा प्रीवियस में जाके देख लीजिएगा, अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, ताकि आपका और ज़्यादा पूरा क्लियर अप हो जाए। Now you can see in the board that there is an example written here, okay. Suppose A, B and C. What are these? I will mention it. Suppose करिए कि A manufacturer है, he is manufacturing something, ये manufacturer हो गया। If A is a manufacturer means वो कॉस्ट प्राइस जो है उनको कुछ कॉस्ट नहीं लगा, मतलब वो खुद मैन्युफैक्चरर है, ही इज़ प्रोड्यूसिंग गुड्स, सो ही डजंट हैव टू गिव एनी कॉस्ट प्राइस। तो हमारा कॉस्ट प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरर क्या हो गया? ₹0। सपोज करिए वो कुछ गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं और उसी गुड्स को वो ए को मतलब बी को बेच रहे, ए मैन्युफैक्चर कर रहे, बी को बेचेंगे, तो कुछ सेलिंग प्राइस ऑफ ₹1000 सपोज कर लेते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, कोई सम्स नहीं है, ठीक है। एंड दिस 10%, 1000 ये सब इसीलिए लिया जा रहा है ताकि कैलकुलेशन आसान हो और आप आसानी से समझ सकें। हम लोग इसके बाद ML अग्रवाल के जितने भी सम्स हैं सबको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज एटलीस्ट 1 2 3 तो एटलीस्ट सॉल्व कर ही लेंगे। तो चलिए देखते हैं। SP अगर हमारा 1000 था, A ने B को सामान बेचा 1000 पे, B है हमारा ट्रेडर या होलसेलर, कुछ भी नाम हो सकता है इसका, ठीक है। एंड C इज़ कंज्यूमर, C से ही होता है, कंज्यूमर बोलिए, कस्टमर बोलिए, ठीक है। तो यहाँ पर आके हमारा जो गुड्स है वो कंज्यूम हो जाएगा, मतलब इसके बाद और आगे नहीं बेचने का है, ठीक है। ये 3 प्रोसेसेस है। समटाइम्स क्वेश्चंस
आपके 4 स्टेजेस में भी हो सकते हैं कि पहले मैन्युफैक्चरर के पास गया, फिर डीलर के पास गया, फिर वो होलसेलर एंड देन फिर कंज्यूमर। 4-5 जितने भी स्टेप्स हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग 3 से सीखेंगे, फिर आगे 4 की तरफ और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस जब हमारा ए का 1000 था तो ये बना कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, राइट। सपोज करिए कि अगर हम अपने गुड्स को 1000 रुपये में बेच रहे हैं एंड आई एम अ मैन्युफैक्चरर, तो जो खरीदेगा उसके लिए तो वो कॉस्ट प्राइस होगा, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बी बना 1000, बट इसी 1000 पे जीएसटी लगेगा 10% का, तो 10% का जीएसटी मतलब हुआ 10% ऑफ 1000, 0 कटा हमारा ₹100 बचा। ये 100 रुपीज़ जो है इनपुट टैक्स हुआ, क्योंकि गुड्स बी के पास आ रहे हैं, है ना, ही इज़ परचेजिंग द गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। सो ये इनपुट टैक्स अगर आपने नहीं देखा पीछे प्रीवियस में जाके रिवाइंड करके देखें तो मैंने बताया कि इनपुट टैक्स मतलब जब हम खरीदते हैं, व्हेन वी आर परचेजिंग एनी गुड्स देन दैट टैक्स इज नोन एज इनपुट टैक्स। तो ये जो है इनपुट टैक्स बी जो दे रहा है वो है 100 रुपये, है ना, क्योंकि अब उसको 1100 पूरा देना पड़ रहा है ना, 1000 ऑफ द प्रोडक्ट एंड 100 रुपीज़ ऑफ जीएसटी। अब जो है बी अपना प्रॉफिट करने मांगेगा, क्योंकि देखिए अगर आप किसी से कुछ दाम पे लिए आपको 100 रुपये जीएसटी देना पड़ गया तो आपका इसमें लाभ क्या होगा, तो आप क्या करिएगा, मार्जिन को बढ़ा दीजिएगा। जो कि 1100 पे कोई प्रोडक्ट आपने ख़रीदा तो उसका दाम अगर आप 1500 कर देते हैं, सपोज करिए, ठीक है, हम लोग अपने मार्जिन को 1500 कर देते हैं, या मतलब बी कर, तो बी ने सेलिंग प्राइस रख दिया वही सामान का, सेलिंग प्राइस ऑफ बी, मैं स्मॉल बी यहाँ लिख रहा हूँ, मतलब बड़ा बी छोटा सा करके 1500। उसी सामान का सेलिंग प्राइस इसलिए क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ भी है कि प्रॉफिट का जो मार्जिन है, बी जो प्रॉफिट करेगा वो 500 रुपये का प्रॉफिट करने मांग रहा है, तो 1000 का चीज़ उसको उसने 500 ऐड कर दिया, मतलब 1500 में अब कंज्यूमर के पास आएगा। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ कंज्यूमर क्या हो गया, 1500, बट इस 1500 पे भी उसको 10% जीएसटी देना पड़ा, तो 10% ऑफ 1500, 0 कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास 150 रुपीज़। ये जीएसटी जो है कंज्यूमर को देना पड़ रहा है, मतलब बी को देना पड़ रहा है, सॉरी, आउटपुट टैक्स के तौर पे, क्योंकि इसने अपना गुड्स को सी के तरफ दिया, तो ये जो 1500 लगा, सी ने जो 1500 दिया है वो अपने तरफ से इनपुट टैक्स देगा 150 का, और बी जो है अपने लाभ के लिए वो बोलेगा कि भाई हमने तो 100 रुपये पहले दिया था, है ना, इसी गुड्स के लिए हमने पहले 100 रुपये जीएसटी दे चुका हूँ मैं, तो ही विल ट्राई टू इरेज हिज नेम एंड ही विल गिव ₹50। 100 रुपये यहाँ देखिए समझिएगा, हाँ, 100 रुपया उसने पहले इनपुट टैक्स के तौर पे बी ने दे दिया था, तो जब ये फिर से 150 रुपये का जीएसटी उठा तो फिर अगर वो फिर से 150 देगा तो उसका तो लॉस हो रहा है, एंड ही हैज़ ऑलरेडी गिवन दैट टैक्स, तो वो बोलेगा कि मैं तो 100 रुपये दे चुका था, तो अब जो है मुझे 50 देना पड़ेगा, तो 50 रुपीज़ जो है वो आपका, जैसे कि यहाँ देख रहे गवर्नमेंट को फर्स्ट टाइम जब यहाँ से 100 रुपये मिला था तो ये ए ने जीएसटी 100 रुपये का प्राप्त किया, गवर्नमेंट को देना पड़ा, क्योंकि बी जो 100 रुपया ए को देगा तो ए अपने पास रख नहीं सकता है। जीएसटी इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मतलब कि आप अपने पास नहीं रख सकते, बस ये याद रखिएगा कि ये जो है ज़्यादातर इसका लाभ उठाने वाले, लाभ उठाने वाले जो हैं वो हैं गवर्नमेंट इसका काफ़ी फ़ायदा उठाने वाले जीएसटी का, ठीक है। तो ये जो 100 रुपया जो बी ने ए को दिया, तो वो ए को नहीं दिया, वो ए ने फिर अपना जीएसटी दिया गवर्नमेंट को 100 रुपये में, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो जीएसटी बी देगा तो वो कितना देगा, वो 150 देता, लेकिन वो तो 100 दे चुका था, तो वो सिर्फ 50 देगा। समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ का कैलकुलेशन को सिर्फ मैं वर्ड्स में लिख लिया हूँ कि जीएसटी रिसीव फ्रॉम बी 50 रुपया, क्योंकि ए को जो वो दिया था पहले, ए तो कोई जीएसटी नहीं दे रहा है, क्योंकि ए का तो सीपी 0 है,
उसके सेलिंग पे बी का कॉस्ट प्राइस पे जो 10% लगा था 100 रुपये, ये 100 रुपये इनडायरेक्टली उसने ए को दिया और ए को गवर्नमेंट को देना पड़ा 100 रुपये। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने देखा जब बी ने सी को दिया, मतलब कि एक ट्रेडर ने कंज्यूमर को दिया, तो उस वक्त फिर उसको 1500 जो कि वो प्रॉफिट का मार्जिन रखा था उस पर भी लगा 10% का जीएसटी। तो अमाउंट हुआ 150, बट उसने पहले 100 रुपये दे दिया, तो अब वो फिर से क्यों देगा? तो इसलिए वो हम लोगों ने उसे डिडक्ट किया, माइनस किया, तो 50 बचा। अब ये जो है जीएसटी रिसीव्ड फ्रॉम बी टू द गवर्नमेंट 50 हुआ। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए। टोटल तो हम लोग जानते हैं किस तरह करते हैं, ₹150 जो है टोटल जीएसटी रिसीव्ड होगा। ये सिंपल एक एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए। हम लोग नेक्स्ट जो है आगे सम्स करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होता रहेगा। ठीक है, तो और इसके लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जीएसटी निकालने के लिए मेन जो एक छोटा सा फॉर्मूला है वो ये है कि जीएसटी इज़ इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ये फॉर्मूला बुक में अच्छे से दिया हुआ है। अगर हम लोग बुक को खोलते हैं तो हम लोग देखने पाते हैं कि किस तरह से जीएसटी का फॉर्मूला दिया है। जीएसटी इज़ इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ये उस वक्त होगा जब आउटपुट टैक्स ज़्यादा होगा इनपुट टैक्स से, ठीक है, अदरवाइज वाइस वर्सा हो जाएगा। तो नेक्स्ट अब हम लोग कुछ सम्स करते हैं। तो एम एल अग्रवाल की एक्सरसाइज 1 नंबर के पहले नंबर क्वेश्चंस को हम लोग रीड करते हैं और उसके बाद फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। नाउ वी कैन सी दैट एम एल अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1 is already given in the screen. We will read out and then we will try to solve this question. An article is marked at rupees 15,000. So mark price of that article becomes 15,000. A dealer sells it to a consumer at a 10% profit. So there is a profit that has been mentioned here. If the rate of GST is 12%, find first सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑफ दैट आर्टिकल। सो सबसे पहले जो हमें फाइंड करना है वो है सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग ऑफ टैक्सेस। ओके, बट मार्क प्राइस गिवन है। देखते क्या क्या गिवन है। सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले तो ऑलवेज एज आई हैव स्टेटेड इन द क्लास ऑल्सो, write all the given data. I know it consumes a lot amount of time of yours, but you have to write that given data, otherwise they will deduct some marks. Okay, so why give extra marks to them? Try to write as many words as possible. Okay, 15,000 रुपीज़ हमारा मार्क प्राइस दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट एट सीपी है ना, सेलिंग प्राइस के ऊपर पे प्रॉफिट लग रहा है, तो प्रॉफिट एट एसपी इज इक्वल टू 10%। इट इज़ गिवन इन द प्रॉब्लम 10% प्रॉफिट। रेट ऑफ जीएसटी का अभी यूज़ नहीं है, बाद में आएगा नेक्स्ट 2 और 3 नंबर क्वेश्चन के लिए। पहले वाले क्वेश्चन के लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ये जो दिया हुआ है ये प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है ना, इट्स गिवन इन अ फॉर्म ऑफ परसेंट, तो हम लोग खाली प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंट जो हो रहा है 10% ऑफ 15,000, तो 15,000 का 10%, ये 0 कैंसिल आउट हो गया, तो बच रहा हमारा ₹1500। ठीक है, तो अब हमारा जो पहला फर्स्ट पार्ट बोल रहा है वो बोल रहा है एसपी एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, एक्सक्लूडिंग टैक्स सेलिंग प्राइस बताना था। तो 15,000 उसका मार्क प्राइस था 15,000 एंड दिस विल एड अप विद दिस वन 1500, तो हमारा सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स निकल जाएगा। कितना निकलेगा, 16,500, 16,500। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट के लिए हम लोग इरेज करेंगे क्वेश्चन। होप सो आप अभी तक का नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्वेश्चन को इरेज कर दिया ताकि हम लोग सेकंड पार्ट को अटेम्प्ट कर सकें। तो अमाउंट ऑफ टैक्स मांगा था, है ना। क्वेश्चन 2 आप लोगों ने तो उतारा होगा।
तो आप लोग खुद भी देख सकते हैं, मैं भी अपना क्वेश्चन देख ले रहा हूँ कि क्या दिया था। अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर। तो नेक्स्ट नंबर जो था, सेकंड नंबर जो मेरा बाय मिस्टेक इरेज हो गया, अमाउंट ऑफ टैक्स पेड अंडर जीएसटी बाय कंज्यूमर, ये हम लोगों को निकालना है सेकंड पार्ट में। तो जीएसटी का रेट कितना है, अंडर जीएसटी बोला है, तो जीएसटी का रेट हम लोगों ने लिया था 12% एज इट इज़ गिवन इन दी प्रॉब्लम। तो परसेंटेज का ये जो हटाते हैं, तो हम लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा था कि जब हम लोग ये परसेंट का फॉर्म को हटाते हैं तो 12/100 इंटू ये वाला प्राइस 16,500, यहाँ से 2 0 कैंसिल, यहाँ से 2 0 कैंसिल। ये जो अमाउंट हमारा आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 165 इंटू 12 मल्टीप्लाई करना है, तो वो हमें मिल जाएगा अमाउंट ऑफ टैक्स पेड अंडर जीएसटी बाय कंज्यूमर, जो कि आ रहा है 1980 रुपये, 1980 रुपीज़। नेक्स्ट द लास्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, वो बोल रहा है द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। तो टोटल अमाउंट जो होता है वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस होगा। तो जीएसटी जो हम लोगों ने अभी निकाला ऊपर में, जीएसटी के साथ जो उनका अमाउंट लगा टैक्स देने पे, तो उसका इंक्लूजन हो जाएगा। तो लास्ट का जो पार्ट है जो हम लोगों को बोल रहा है कि टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, पेड बाय कंज्यूमर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ₹16,500 प्लस 1,980 जो कि यहाँ से हमें मिला है। अब इन दोनों का टोटल कर देंगे, वो होगा हमारा टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। थोड़ा आपके लिए स्क्रीन बड़ा कर दे रहे ताकि आपको आसानी से दिखाई दे सके, ठीक है। और होप सो आपको समझ में आता होगा, नहीं आ रहा है तो रिवाइंड करिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसका आंसर आ रहा है 18,480। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ है। और जो भी क्वेश्चंस आपको डाउट्स हैं, आप प्लीज़ अपने स्कूल में या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस क्वेश्चंस में आपको डाउट्स हो रहे हैं, किस तरह से इसको अप्रोच करेंगे, तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी ज़्यादा सम्स को सॉल्व करेंगे। वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करने का मकसद है, इसीलिए इंट्रोडक्शन के साथ एक एग्जाम्पल और एक सम्स आप लोगों के सामने पेश किया हूँ। देखिए, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में बताइए और भी कौन सा क्वेश्चंस या कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है या सीखना है या समझना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग AJ क्लासेस।